Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we are going to have a look at some sentence completion questions which are important for IBPS PO pre-exam. IBPS PO pre-exam में sentence completion questions कुछ different forms में आ सकते हैं, जैसे एक sentence given है और उसमें हमें एक blank है जिसमें हमें 5 options में से एक select करना है जो उस blank को grammatically और contextually fit होता है. अब आज और या फिर एक और टाइप का क्वेश्चन हम देख सकते हैं जिसमें 2 ब्लैंक्स गिवन होंगे एक सेंटेंस में और पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन होंगे हर ऑप्शन में, जिनमें से हमें करेक्ट पेयर चूज़ करना है जो हर एक ब्लैंक को फिल कर सके. जिस टाइप का सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं उसमें एक सेंटेंस गिवन है और उसमें एक ब्लैंक है और 4 वर्ड्स हमें गिवन है जिसमें से हमें करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स चूज़ करने हैं और वो दोनों वर्ड्स सेम ब्लैंक को फिट होने चाहिए, सेम ब्लैंक में फिट होने चाहिए ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली. सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स हैव अ लुक एट द डायरेक्शंस. पहले एक बार डायरेक्शंस भी देख लेते हैं. इन द गिवन सेंटेंस अ ब्लैंक इज गिवन इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज मिसिंग. ओके, from the given 4 options a combination of words would fit in the blank thereby making it grammatically and contextually correct. तो अब हमें एक सेंटेंस गिवन है जिसमें एक ब्लैंक है और उसके बाद हमें 4 वर्ड्स गिवन है और फिर हमें 5 ऑप्शंस गिवन है. तो इन 4 वर्ड्स में से कोई एक पेयर होगा, कोई 2 वर्ड्स होंगे जो इस सेम ब्लैंक को फिल कर सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड दैट. सो लेट्स हैव अ लुक. First question says the first sentence is the country is effectively bankrupt and its economic crisis set off massive public protests that led to the dash of the prime minister. तो जब भी हम sentence completion question देखते हैं तो अगर जहाँ भी हमें blank given है हमें ये देखना चाहिए कि वो उस जो blank है उसमें कौन सा किस तरह का किस टाइप का word हो सकता है, ओवरऑल सेंटेंस की क्या टोन है और जो वर्ड है वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, क्या वो नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए. तो देखते हैं यहाँ पे हमें एक नाउन चाहिए. क्यों? क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट दैट लेड टू द डैश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसके आगे एक नाउन चाहिए जो हमें इस ब्लैंक को कंप्लीट करे. अब ओवरऑल देखिए तो द कंट्री वॉज बैंकरप्ट. An economic crisis set off massive public protests. तो ओवरऑल जो सेंटेंस की टोन है वो नेगेटिव है. सो कुछ मे बी समथिंग हैपन टू द प्राइम मिनिस्टर. तो हमें देखना क्या होगा. ओवरथ्रो, आउटलॉ, आउस्टर एंड आउटरीच, 4 वर्ड्स आर गिवन. सो फर्स्ट वर्ड इज ओवरथ्रो. ओवरथ्रो मीन्स टू रिमूव समवन फ्रॉम पावर. तो ओवरथ्रो यहाँ पर फिट होता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट हुए बैंकरप्सी की वजह से, जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है उनको पावर से रिमूव कर दिया गया. सो ओवरथ्रो फिट्स दिस ब्लैंक. सेकेंड इज आउटलॉ. आउटलॉ इज ऑल्सो अ नाउन बट आउटलॉ, व्हाट डज आउटलॉ मीन? आउटलॉ इज समवन who does not follow the law or someone who breaks the law. So outlaw does not fit here, led to the outlaw of the prime minister. तो सेकेंड नहीं होगा फिट. थर्ड इज आउस्टर. ओवरथ्रो एंड आउस्टर सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. आउस्टर मीन्स रिमूवल फ्रॉम पावर. तो 1 and 3 जो हैं इस ब्लैंक को फिल करते हैं करेक्टली. दैट प्रोटेस्ट लेड टू द ओवरथ्रो और आउस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द फोर्थ वर्ड आउटरीच इज ऑल्सो अ नाउन बट लेड टू द outreach of the prime minister. It does not fit contextually. Outreach means to approach someone. जैसे outreach हम use कर सकते हैं. For example, the government is trying to the government's outreach to vulnerable section. तो वहाँ पे try to approach some particular section or some people, वहाँ पे हम outreach use करते हैं. यहाँ पे contextually fit नहीं होगा. That means 4th will not fit. Only 1 and 3 will fit here. So A should be our answer. The second question says, although Edward's quarrelsome dash often led him into trouble, he did not forfeit the esteem of Charles I, who reaped lands and offices upon him. So ये थोड़ा सा मे बी समझने में शुरुआत में डिफिकल्ट लग सकता है. Let's see. Although
Edwards quarrelsome dash. Quarrelsome is an adjective. Okay. So Edwards quarrelsome dash. So हमें we need a noun to be modified by this adjective quarrelsome. Quarrelsome का मतलब क्या होता है? Quarrelsome, quarrel means to argue or झगड़ा करना. So quarrelsome nature maybe एक एडवर्ड का quarrelsome something often led him into trouble. ठीक है, वो उनकी वजह से वो हमेशा ट्रबल में रहता था. He did not forfeit the esteem of Charles I. Esteem means respect. तो जो एडवर्ड है, he did not lose the respect of Charles I, who heaped lands and offices upon him. तो चार्ल्स वन ने क्या किया? चार्ल्स वन he heaped lands and offices upon him. चार्ल्स वन ने एडवर्ड को जो है लैंड्स एंड ऑफिसेस दिए. तो for forfeit, what does forfeit mean? Forfeit means to lose something. तो एडवर्ड का नेचर था quarrelsome, but he did not lose the respect of Charles I. So हमें कुछ ऐसा कोई वर्ड चाहिए जो इसको कन्वे कर पाए. First one says disposition. Disposition means someone's nature. Disposition maybe quarrelsome disposition, okay, or a quiet disposition. Disposition is nature. So disposition will fit in this blank. Temperament is also a noun, and temperament, temper, say temperament, similar words हैं. Temperament is also a person's nature. किस तरह का temperament है? So both 1 and 2 fit here. Okay. Third means dispensation. Dispensation means the ruling government or the ruling party. So dispensation will not fit here. Quarrelsome dispensation यहाँ fit नहीं होगा. Fourth is replication. Replication means to copy, or the act of copying. The act of copying will also not fit here. Quarrelsome act of copying often led him into trouble. So यहाँ पे first और second fit होते हैं. That means B should be our right answer. Okay. Next. In terms of money and power, the costs of the dash war were great. मनी और मैन पावर के टर्म्स में, मैन पावर मीन्स लाइफ और एंड मनी, उनके टर्म्स में द कॉस्ट ऑफ द वॉर वर ग्रेट. वॉर जो थी बहुत कॉस्टली थी. सो ऑफ द डैश वॉर, अब यहाँ पे वॉर इज अ नाउन एंड वी नीड एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई दिस नाउन. किस टाइप की वॉर थी? व्हाट टाइप ऑफ वॉर इट वाज? सो द फर्स्ट वर्ड से इज कन्फाइडेड. सो द कॉस्ट ऑफ द कन्फाइडेड वॉर वर ग्रेट. Confided is a verb. Confide means to tell someone your to trust someone and tell your secrets. किसी को आप trust करते हो और आप अपने secrets share करते हो. So confided will not fit here. ये यहाँ पर fit नहीं होता. Denigrating. The costs of the denigrating war were great. Denigrate means to criticize someone unfairly. ठीक है, तो denigrating will also not fit here. Protracted means long. Okay, so the costs of the long war were great. It fits here. Devastating means very damaging, जिसके बहुत ज़्यादा harmful effects होते हैं. So devastating will also fit here. Now अब यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या देखना, ज़रूरी नहीं है कि दोनों वर्ड्स जो फिट होते हैं ब्लैंक में they will be synonyms. Both the words protracted and devastating have different meanings. Protracted means long and devastating means having destructive effects, damaging. But both will fit in this blank. Okay, so 3 and 4, that means D should be our right answer. Let's see our fourth question. Whether it is natural or human selection, the nutritional content of our food is dashed by many factors. So चाहे जो भी रीज़न हो सकते हैं, whether it is natural or human selection, चाहे वो natural selection है या human selection है, the nutritional content of our food is dashed by many factors. So अब यहाँ देखो is के बाद blank है, by dash, by subject. Okay, तो यहाँ ये हमें ये passive voice में है, is dash by many factors. तो यहाँ हमें एक verb चाहिए और passive voice में कौन सी verb होती है?
past participle form verb. So we need a past participle form verb to fit in this blank. अब first word is determined. The nutritional content of our food is determined by many factors. Determined means found out, or determined means decided, okay, or calculated or decided. So decided will fit here, determined by many factors. So one is correct. Second is recollected. Recollected means remembered, and remembered will not fit here. That the nutritional content of our food is remembered by many factors. No, so 2 will not fit here. 3 is influence. The nutritional content of our food is influenced by many factors. Influence means affected. So yes, the nutritional content of our food is affected by many factors. 3 will fit here. The fourth word is infused. Infused means to fill something. किसी चीज़ के अंदर हम कुछ infuse करते हैं, कुछ fill करते हैं. So our food is infused by many factors will not fit here. That it does not make any sense. So 1 and 3 should be our right answer. That means E. E should be our right answer. The fifth question says, with 7 golds and 1 silver, the Indian hockey team was virtually dash. तो इंडियन हॉकी टीम ने कितने 7 गोल्ड्स और 1 सिल्वर जीते. सो पूरा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, पॉजिटिव टोन है. एंड द इंडियन टीम वाज वर्चुअली, अब इतने सारे मेडल जीतने के बाद इंडियन टीम कैसी होगी. वर्चुअली के बाद ब्लैंक है. वर्चुअली इज एन एडवर्ब. So an adverb will either modify a verb or an adjective. So यहाँ पे हमें या तो एक adjective या एक adverb जो है वो इस blank को fill करेगा. But यहाँ Indian hockey हमें एक adjective चाहिए. क्यों? क्योंकि it should modify the noun Indian hockey team. Indian hockey team कैसी थी? It was डैश. ओके, तो यहाँ हमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो इंडियन हॉकी टीम को डिफाइन कर सके. सो अब कौन सा एडजेक्टिव होगा? 1 इज इनडिटर्मिनेबल. इनडिटर्मिनेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसे फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो इंडियन हॉकी टीम वॉज वर्चुअली इनडिटर्मिनेबल, विल नॉट फिट हियर. सेकेंड इज इनविंसिबल. इनविंसिबल मीन्स समवन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, और इनविंसिबल यहाँ कॉन्टेक्चुअली फिट होता है क्योंकि इतने सारे मेडल्स जीतने के बाद जो इंडियन हॉकी टीम थी इट वाज इनडिफीटेबल. ओके, सो इनविंसिबल विल फिट हियर. थर्ड इज इनडिफेंसिबल. डिफेंसिबल इज व्हाट? समथिंग विच कैन बी डिफेंडेड, जिसे हम डिफेंड कर सकते हैं कहीं. इनडिफेंसिबल इज जिसे हम किसी मॉरल आर्ग्यूमेंट्स के साथ डिफेंड नहीं कर सकते. सो द इंडियन हॉकी टीम वॉज, इतने मेडल्स जीतने के बाद इंडियन हॉकी टीम वॉज इनडिफेंसिबल. नो, इट डज नॉट फिट हियर. इनडोमिटेबल. इनडोमिटेबल मीन्स समवन हु कैन नॉट बी डोमिनेटेड. डोमिटेबल, इनडोमिटेबल, सो जिसे डोमिनेट नहीं किया जा सकता. इंडियन हॉकी टीम इतने मेडल्स जीतने के बाद इट वॉज वर्चुअली इनडोमिटेबल. येस, सो 4 विल फिट हियर. दैट मीन्स 2 and 4 आर करेक्ट. सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. ओके, सो ये हमने कुछ सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस देखे जो और हमने देखा कि कैसे हम इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं. एंड आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा IBPS PO प्री एग्ज़ाम में इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने में. थैंक यू.